हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आप लोग अपनी पोजीशंस ले चुके होंगे और एक कॉपी और एक पेन के साथ आप लोग हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। अपनी पिछली क्लासेस में हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है आपकी बुक का यूनिट 1 यानी कि अध्याय पहला, जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी को समझ रहे हैं। स्थिर वैद्युतिकी फिजिक्स की एक नई ब्रांच है जो आपके पास है। इसमें हम आवेशों के साथ, विशेषकर स्थिर आवेशों के साथ डील कर रहे हैं, यानी उन चार्जेस के साथ, दोज चार्जेस विच आर एट रेस्ट, जो कि रुके हुए हैं। ये स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लासेस में हम लोग काफी कुछ कवर अप कर चुके हैं। आवेशों के गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं, आवेशों से संबंधित जानकारियां ले चुके हैं, कूलाम के नियम को पढ़ चुके हैं, कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल कर चुके हैं। और इसके अलावा हमने पिछली क्लासेस में कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल भी करे थे और सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज यानी आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत भी देखा था। आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत में हमने ये देखा था कि किस प्रकार कूलाम के नियम में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाले बल की गणना करी जाती है। अध्यारोपण के सिद्धांत में ये बात कही गई है कि जब दो से अधिक बिंदु आवेश उपस्थित हो, जब दो से अधिक बिंदु आवेश उपस्थित हो तो एक आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा जो परिणामी बल लगाया जाता है, जो नेट बल है, वो उन सभी के सदिश योग के बराबर होगा, यानी वेक्टर सम ऑफ ऑल द रिमेनिंग चार्जेस। जो भी रिमेनिंग चार्जेस जो फोर्स लगा रहे हैं उसके वेक्टर सम के इक्वल होगा। वेक्टर सम यानी सदिश योग आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, इसकी उम्मीद मैं कर रहा हूँ। क्लास 11th में आपने एडिशन ऑफ वेक्टर्स में जो चीज पढ़ी थी उसको हमने यहाँ पर अप्लाई करा है और और आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत को समझने के लिए उसका यूज करा है। डियर स्टूडेंट्स, आप में से कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि जो पिछले प्रीवियस जो न्यूमेरिकल हुए थे कूलाम्स लॉ पर, वो शायद उसमें किसी को कुछ डाउट है। तो मैं आज की क्लास में दोबारा से एक बार समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ उन क्वेश्चंस को और बेसिक से समझा रहा हूँ। जो जो बातें हमने करी थी स्टार्टिंग से, उसमें से भी कुछ बातें इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, तो नोट डाउन करते जाएंगे, जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा और जहां पर आपको समझना है आप बोल सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग ध्यान रखिए आप अपना स्क्रीन पर और हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था अध्यारोपण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसको हम अपनी पिछली क्लास में देख रहे थे। इसमें नाम लिख लेते हैं नीचे से, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत में हमने ये देखा कि तीन आवेश हमारे पास हैं, Q1, Q2, Q3। Q2 और Q3 आवेश द्वारा Q1 पर लगाया गया बल है, उसको हमने यहाँ पर नोट डाउन करा है। ये हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में देखा है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, नाउ हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं, ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन हमने जो करे हैं न्यूमेरिकल, उससे रिलेटेड आपका एक डाउट था, तो उसको हम दोबारा से ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ नोट डाउन कीजिए और आपकी समझ में आते जाते हैं तो आप फटाफट नोट डाउन करते रहिए। जो जो चीज हम अब तक पढ़ चुके हैं मैं क्विक रिवाइज करवा रहा हूँ पॉइंट्स की फॉर्म में। आवेश के बारे में हमने बात करी थी, आवेश सदैव द्रव्यमान से बद्ध होता है। क्या मतलब हुआ इसका? चार्ज ऑलवेज कम विथ मास।
आवेश हमेशा द्रव्यमान से बद्ध होता है, मतलब आवेश द्रव्यमान के साथ आता है, उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, द्रव्यमान के बिना, अगर हम बोलेंगे आवेश में द्रव्यमान नहीं है, बिना आवेश का अस्तित्व नहीं है। द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं है। ओके, चार्ज does not exist without mass। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जब आवेश का स्थानांतरण होता है, आवेश का स्थानांतरण बताया था आपको। ठीक है, तो अगर किसी चालक पर धनावेश है यानी धनात्मक है, लिखो किसी चालक वस्तु, किसी चालक वस्तु के धनात्मक अथवा धनावेशित होने का अर्थ है धनात्मक अथवा धनावेशित होने का अर्थ है, क्या अर्थ है? धनात्मक मतलब उसमें धन आयन जो है वो ज्यादा है, मतलब ऋण आयन कम है। तो ऋण का मतलब क्या है? नेगेटिव चार्जेस आर लेस, तो ऋण आवेश कम है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की कमी। ऋण आवेश किसके कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज कोई बॉडी होगी, उसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको देखने को मिलती है। ओके, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, थर्ड पॉइंट, सिमिलरली किसी चालक वस्तु के किसी चालक वस्तु के ऋणात्मक अथवा ऋण आवेशित होने का अर्थ है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। ओके, यानी कि नेगेटिवली चार्ज अगर बॉडी होगी, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको उसमें देखने को मिलेंगे। ये 3 पॉइंट समझ में आए? ठीक है, इसमें सीधे सीधे मैंने बात जो बताई गई वो लिखी है, इसको आपको याद रखना है और ये आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में जो भी आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो भी एटम का मॉडल पढ़ा है उसमें सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, वो आपको पता होंगी। ठीक, अब आवेशों का स्थानांतरण किस प्रकार से किया जा सकता है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट, किसी वस्तु को घर्षण, प्रेरण
तथा चालन द्वारा आवेशित किया जा सकता है। ओके, यानी कि हम फ्रिक्शन के थ्रू, इंडक्शन के थ्रू या फिर कंडक्शन के थ्रू, इन तीन प्रोसेसेस के थ्रू बॉडी कैन बी चार्ज्ड। ठीक हो गया? ओके, तो ये 4 पॉइंट्स है जो आपको कंसिडर में रखने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट आई थिंक ये पॉइंट आपको ध्यान रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने काफी सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस किया था, उनको मैं वन बाय वन आपके सामने रखता जा रहा हूँ, तो वो आपको हेल्प करेंगे आगे। ठीक है, 5th पॉइंट हमने पढ़ा था प्रेरण। इंडक्शन, देखिए फ्रिक्शन मतलब दो वस्तुओं को रगड़ना। जैसे आप देखते हैं कि आप सपोज, मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक को आप डेली लाइफ में कैसे फील कर सकते हो। तो फ्रिक्शन आप क्या करो, आप अपने पैर रगड़ रगड़ कर एक कारपेट पर चलो, ठीक है, और उसके बाद आप अपने दरवाजे का हैंडल पकड़ो जो कि धातु का बना हुआ होता है। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली करंट महसूस होगा, यानी आवेशों का आदान प्रदान आपको महसूस होगा उसमें। ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन डेली लाइफ। इंडक्शन का क्या मतलब होता है? इंडक्शन का मतलब ये होता है कि संपर्क नहीं रखना है। दो वस्तुएं जिनमें आप आवेशों का आदान प्रदान कर रहे हैं, आवेशों का स्थानांतरण कर रहे हैं, उसमें संपर्क नहीं होना चाहिए, वो दूर दूर होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वन इज कंडक्शन। मतलब इसमें हम संपर्क में रख सकते हैं, एक वस्तु ये, एक वस्तु ये। कंडक्शन द्वारा आवेशों का आदान प्रदान हम लोग इसमें देख सकते हैं। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई? तो ये 3 तरीके हैं हम लोग जब आवेशों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज के कॉन्सेप्ट को आपको समझाया गया था। पॉइंट चार्ज मतलब बिंदु आवेश। बिंदु आवेश में आपको क्या बात बताई गई है? बिंदु आवेश में बताया गया है कि अत्यंत लघु आवेश, इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज। ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट आपको बताया गया है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का क्या मतलब हुआ? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? परीक्षण आवेश होता है अत्यंत लघु, इनफाइनाइटली स्मॉल धन आवेश, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो बिंदु आवेश और धन परीक्षण आवेश में आपने अंतर देखा। तो बिंदु आवेश हो गया अत्यंत लघु आवेश और परीक्षण आवेश हो गया अत्यंत लघु बिंदु धनावेश, अत्यंत लघु बिंदु धनावेश। या धन बिंदु आवेश। ठीक हो गया? ओके, नेक्स्ट हमने जो चीज पढ़ी थी, हमने पढ़ा था आवेश का जो मात्रक होता है, कौन सी पद्धति में? एसआई पद्धति में। मात्रकों की कितनी पद्धतियां हैं ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है। एसआई पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है कूलाम होता है। आवेश को आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? आपने सूत्र पढ़ा है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी विद्युत धारा बराबर आवेश प्रवाह की दर। ठीक है, तो आवेश आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। कितनी धारा बही, कितने समय के लिए बही, उन दोनों का गुणनफल जो है आवेश होता है। ठीक है, यहाँ से आपने जो है इसका मात्रक भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इसकी विमा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आवेश की जो विमा बताई गई थी आपको, वो क्या बताई गई थी? ए टी, ये रही। ठीक है, आवेश की जो विमा है वो एटी है। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं वैद्युत बल के बारे में हमने बात नहीं करी। वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स।
तो वैद्युत बल वो होता है जो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है, आवेशों के बीच। अब आवेशों के बीच किस किस प्रकार का बल लग सकता है? तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेश और एक ऋण आवेश, एक धनावेश और एक ऋण आवेश। धनावेश जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर दो सजातीय आवेश होंगे यानी धन धन आवेश होंगे तो इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, और अगर अपोजिट चार्ज होंगे या माइनस माइनस हो तो भी प्रतिकर्षण, प्लस प्लस हो तो भी प्रतिकर्षण, लेकिन एक माइनस हो दूसरा प्लस हो तो आकर्षण। तो जो बल होगा आकर्षण का होगा और इधर प्रतिकर्षण का बल होगा। यानी प्रतिकर्षण का बल कब होगा? जब सजातीय आवेश होंगे, एक समान आवेश होंगे, सजातीय आवेश। आवेशों का प्रकार क्या होगा? एक ही होगा। और आकर्षण कब होगा? जब विजातीय आवेश होगा, यानी कि जब आवेश अलग अलग होंगे, एक धन होगा तो दूसरा ऋण होगा, उस केस में आकर्षण होगा। ठीक है, तो यही बल, हम इसी बल को कहते हैं वैद्युत बल। जो आकर्षण या प्रतिकर्षण हम देख रहे हैं, आकर्षण मतलब नजदीक खींचना और प्रतिकर्षण मतलब दूर धकेलना। ठीक है, तो उसके लिए बल उत्तरदायी होगा। इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पुश हो रहा है और यहाँ पर पुल हो रहा है, और हम इसको ही तो फोर्स बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फोर्स। तो आवेशों के मामले में ये जो फोर्स है इसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, यानी वैद्युत बल बोलते हैं। ठीक हो गया? अब ध्यान दीजिए, हमने इसके बाद क्या बात करी थी? इसके बाद हमने बात करी थी कूलाम के नियम के ऊपर। कूलाम का नियम, कूलाम के नियम में हमने समझा था कि सपोज दो आवेश हैं। ठीक है, अब यहीं से मैं आपको न्यूमेरिकल भी समझाता हुआ चलता हूँ। दो आवेश हैं, एक है Q1 और एक है Q2। तो इन आवेशों की जगह पर मैं प्रॉपर आवेश ले रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है। इनके बीच की दूरी है कुछ, सपोज हमने लिखा था 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इनके बीच की दूरी है। 1 एंगस्ट्रॉम देखो बहुत छोटी दूरी होती है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं? परमाणु के भीतर, और परमाणु का साइज वैसे ही बहुत छोटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी भी बहुत छोटी होगी। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर स्थित है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इनके बीच में बताइए बल, वैद्युत बल कितना लगेगा? अब आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा? इनके बीच में आकर्षण का बल लगेगा। तो ये एक दूसरे को खींचने का काम करेंगे। ठीक है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को खींचेगा। ये हम लोगों को बात कैसे समझ में आएगी? प्रोटॉन हमने बोला था, प्रोटॉन कैसा होता है? भारी होता है, और इलेक्ट्रॉन हल्का होता है। तो हल्का इलेक्ट्रॉन खींचा चला आएगा भारी प्रोटॉन की तरफ। ठीक है, हमने कैसे बोला था? हमने इसका द्रव्यमान, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 इंटू 10 की घात -31 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.27 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो ये प्रोटॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान आप देख रहे हैं ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का कम है। ठीक है, तो प्रोटॉन भारी हो गया, इलेक्ट्रॉन हल्का हो गया। तो जो भारी होगा वो, उसकी गति जो होगी वो उतनी मुश्किल होगी, लेकिन हल्के वाले जो परमाणु कण है, हल्के वाले कण की जो गति होगी वो आसान होगी। ओके, तो बहुत छोटी दूरी है। अब हमें क्या पता लगाना है? इनके बीच में कितना बल लग रहा है। तो इस बल को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? कूलाम के नियम के थ्रू। कूलाम ने बोला था कि जो ये बल होगा ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। Q1 Q2 जहां पर दोनों हमारे पास आवेश हैं, तो यहाँ पर दो आवेश मैंने कौन कौन से लिए? Q1 Q2 की जगह पे मैंने लिया है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लिया है और एक प्रोटॉन लिया है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। दोनों पर समान आवेश होता है, लेकिन चिन्ह का अंतर होता है। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 E
मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, p मतलब प्रोटॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी कितनी है 1 एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम को हम लिखते हैं 10 की पावर माइनस 10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम को हम क्या बोलते हैं 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज रखेंगे वो एसआई सिस्टम के हिसाब से आप रखेंगे। एंगस्ट्रॉम आप यहाँ पर नहीं लिख सकते, आपको लिखना किस में है मीटर में। तो एंगस्ट्रॉम को पहले मीटर में परिवर्तित करो और फिर यहाँ पर वैल्यू लिखो। ठीक है, ध्यान दीजिए ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो इस पर माइनस आएगा, प्रोटॉन का आवेश है तो इस पर प्लस आएगा। ओवरऑल जो सबसे आगे चार्ज मुझे दिखेगा, ओवरऑल जो सबसे आगे मुझे चार्ज दिखेगा, इसको मैं इससे लगा देता हूं, यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा। ओवरऑल जो मुझे आगे चार्ज दिखेगा वो माइनस दिखेगा, है ना। एफ का जो चिन्ह होगा माइनस दिखेगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर, तो ये माइनस का 10 ऊपर जाके प्लस 10 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 9 प्लस 9 तो माइनस 19 आना चाहिए मेरे ख्याल से यहाँ पे। ओके, वेट अ मिनट, लेट मी चेक। माइनस 10 प्लस, ओके, तो माइनस 19 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसके साथ। ठीक, अब इनको सब सॉल्व करेंगे, इनको जब सॉल्व करेंगे हम तो इट विल बिकम द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो इट विल बी माइनस 23.04 इंटू 10 की पावर माइनस 9, है ना, इंटू 10 की पावर माइनस 9। वेट अ मिनट, यहाँ पर थोड़ा सी मिस्टेक हो गई है, माइनस 9 नहीं आएगा, ये आर का स्क्वायर भी तो है, इसका स्क्वायर भी तो करेंगे, यहाँ पर देखो आर का स्क्वायर है ना, तो इट विल बी 10 की पावर माइनस 29। ओके, ऊपर माइनस 29 नीचे 20, तो इट विल बी माइनस 9। ठीक है, तो 23.04 इंटू 10 की पावर माइनस 9 न्यूटन, और इसको मैं राउंड ऑफ करके लिखूंगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में, सार्थक अंकों में, तो 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 न्यूटन। ये माइनस का चिन्ह क्या दिखा रहा है, ये माइनस का चिन्ह मुझे दिखा रहा है कि ये कैसा बल होगा, ये आकर्षण का बल होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचा चला आएगा प्रोटॉन की तरफ। ठीक है, तो ये आकर्षण का बल होगा। अब ये क्वेश्चन किया था हमने पिछली क्लास में, ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों को शायद थोड़ा डाउट था। इसमें देखो बल हमने निकाल दिया किस बल से, अब हमको त्वरण फाइंड आउट करना था, किस त्वरण से इलेक्ट्रॉन जो है त्वरित होगा इस प्रोटॉन की तरफ। तो त्वरण, इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण होगा वो ए, त्वरण के लिए हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, क्योंकि एफ बराबर एम ए होता है न्यूटन की गति के दूसरे नियम के हिसाब से, है ना। तो बल कितना लगा है, बल लगा है 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस 8। ठीक है, और द्रव्यमान कितना है इलेक्ट्रॉन का, वो है 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो त्वरण की वैल्यू निकल के आएगी, एक्सेलरेशन produced in electron, that will be equal to 2.5 into 10 की पावर 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। और ऐसे ही आप प्रोटॉन में भी उत्पन्न त्वरण निकालेंगे, तो प्रोटॉन में जो उत्पन्न त्वरण होगा वो आएगा 1.4 इंटू 10 की पावर 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब प्रोटॉन भी खींचा चला आएगा इलेक्ट्रॉन की तरफ, लेकिन ज्यादा स्पीड से कौन आएगा, ज्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन खींचा चला आएगा। ठीक है, बात समझ में आई है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल, जिसमें हमने ये देखा एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगता हुआ वैद्युत बल कितना होता है, जबकि वो दोनों की बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम होगी, और किस त्वरण से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, कितना त्वरण उन दोनों में उत्पन्न होगा। ठीक है, तो
इलेक्ट्रॉन में जो उत्पन्न त्वरण है वो अत्यधिक है। जब किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न अत्यधिक होता है, जब किसी कण में उत्पन्न त्वरण अत्यधिक होता है, तो वो गुरुत्वीय त्वरण का उस पर प्रभाव खत्म हो जाता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण का जो प्रभाव है वो नगण्य हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये चीजें हमने डिस्कस करी थी डियर स्टूडेंट्स अपनी पिछली क्लास में। आई होप आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा हमने एक और पार्ट इसमें देखा था, अगर सपोज यहाँ पर प्रोटॉन और प्रोटॉन की बात कर दी जाए, प्रोटॉन और प्रोटॉन की बात कर दी जाए सेम केस में, एक पार्ट और इसका देख लेते हैं। प्रोटॉन, एक प्रोटॉन है और दूसरा प्रोटॉन है, दोनों के बीच की दूरी सपोज सेम मान ले रहे हैं हम, सपोज 1 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो अब कितना बल लगेगा, तो सेम फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, 9 × 10 की पावर 9, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, दोबारा से 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, दोनों प्रोटोनों पर उपस्थित चार्ज लिख दिया मैंने, और r स्क्वायर मतलब 10 की घात -10 का स्क्वायर। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10 की घात -10, ठीक है। अब इसको सॉल्व आउट कीजिए, 9 × 1.6 × 1.6 × 10 की पावर, सॉल्व करके उतना ही आ जाएगा, है ना। सॉल्व करके कितना आएगा -9, 10 की घात सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -9, ठीक। और ओके, और इसके बाद जब इसको हमने सॉल्व किया था तो कितना आया था 23.04 × 10 की पावर -9, और इसको जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे तो 10 की पावर -8 न्यूटन। ओके ओके, तो इतना न्यूटन का बल, लेकिन यहाँ पर प्लस आएगा। प्लस क्यों आएगा, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन पर उपस्थित चार्ज इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, है ना, तो ओवरऑल फोर्स इज पॉजिटिव। यानी ये कैसा बल होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन में प्रतिकर्षण का बल होगा, यानी दोनों एक दूसरे को धकेलेंगे, और किस बल से धकेलेंगे 2.3 × 10 की पावर -8 न्यूटन से धकेलेंगे, ठीक है। तो ये प्रतिकर्षण का बल उनमें लगेगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं। आगे आने वाली क्लासेस में मैं कोशिश करूंगा कि अभी आगे ना बढ़ के कूलाम के नियम पर आधारित कुछ और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स हम लोग करें, ठीक है। कूलाम के नियम पर आधारित हम कुछ और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स करेंगे, और फिर आपके डाउट्स होंगे तो उनको भी हम लेंगे, ठीक है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं। ओके, फ्यू क्वेश्चंस, चलिए। हमने अपनी पिछली क्लास में वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण के बल की तुलना भी करी थी, है ना। ओके, और एक क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, छोटा सा, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन लिखिए, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक विमा तथा आंकिक मान लिखो। सॉल्यूशन, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता किसे कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट को। ध्यान है आपको, जब हम कूलाम का नियम पढ़ रहे थे तो हेडिंग डाली निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। नंबर 1 इसका मात्रक देख रहे हैं, यानी यूनिट। तो यूनिट के लिए हम लोग सूत्र पर चलते हैं। जो सूत्र हमने देखा था उस पर चलते हैं। सूत्र क्या था हमारे पास, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। हमको मात्रक किसका निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ रखिए, बाकी सबको एक तरफ रखिए, Q1 Q2 अपॉन r²। अब सबका मात्रक लिखेंगे हम 1 by 1, सबका मात्रक लिखेंगे हम 1 by 1। तो
एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, देखो 1 तो संख्या है, इसका कोई मात्रक होगा नहीं, ये भी संख्या, ये भी नियतांक, इसका कोई मात्रक नहीं। एफ का मात्रक न्यूटन, ऊपर आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, Q2 भी आवेश है, उसका भी मात्रक कूलाम, नीचे जो है आवेशों के बीच की दूरी है, उसका मात्रक मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो आर मतलब दूरी ही तो है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी, तो मीटर हो जाएगा, और मीटर का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखो कूलाम कूलाम 2 बार है तो कूलाम का स्क्वायर बटे, बटे को हम कैसे लिखते हैं? प्रति, ठीक है, ऐसे सीधी लाइन बनाते हैं, ऐसी वाली लाइन, न्यूटन, और न्यूटन के साथ ही है नीचे अपॉन में मीटर स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिखते हैं कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स और मीटर की पावर -2। ठीक है, तो बुक में आपको किसी भी तरीके से लिखा हुआ मिल जाए, आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है कूलाम की घात 2 न्यूटन की घात -1 मीटर की घात -2। ठीक है, इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो कंफ्यूज ना हो, सभी प्रकार के मात्रक आप खुद से निकाल करके और देख लें। ठीक हो गया, लिख लीजिए इसे फटाफट से, जल्दी से लिख लीजिए। लिख दिया आप लोग ने? ठीक है, अब हम इसकी विमा डिस्कस कर रहे हैं, इसकी विमा के ऊपर डिस्कशन करते हैं, यानी डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं और यहीं पर ही सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। एप्सिलॉन नॉट की विमा, चलिए, तो एप्सिलॉन नॉट की जो विमा होगी वो इस रिलेशन के थ्रू हम बता सकते हैं कि 1/f की विमा, क्योंकि 4 और पाई की तो विमा होगी नहीं, है ना, संख्याओं की एवं नियतांकों की विमा नहीं होती है, बात ध्यान रहेगी। ओके, क्लास 11th में आपने विमा पढ़ी होंगी, आर की विमा और उसका स्क्वायर। चलिए विमाएं लिखते हैं। बल की जो विमा है वो क्या होगी? बल की विमा, आपको मैंने बोला है कि बल की विमा आप याद रखेंगे, ठीक है, अगर नहीं याद तो बनाने का तरीका मैंने बताया आपको। F इज इक्वल टू क्या होता है? ma, m की विमा क्या होती है? कैपिटल M, a की विमा त्वरण की विमा होती है LT-2, तो F की विमा क्या हो जाएगी? MLT-2। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो इस तरीके से आप बना भी सकते हैं, ठीक है, और कोशिश कीजिए कि आप याद रखें MLT-2। ठीक हो गया। और Q1 की विमा क्या बताई थी? आवेश की विमा AT बताई थी, और दूसरा भी आवेश है तो उसकी विमा भी AT होगी, अभी बताई थी कुछ समय पहले। R मतलब दूरी है तो दूरी की विमा L होती है, ठीक है, डिस्टेंस की विमा क्या होती है? L होती है। ऊपर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर और T स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आप देखेंगे M L एक इधर है और 2 इधर है, तो मतलब ये हो जाएंगे 2 और 1 3 और 3 -2। अब इसको सॉल्व करेंगे, फाइनल विमा जो निकल के आएगी M -1 हो जाएगा, L -3 हो जाएगा, T 4 हो जाएगा, A 2 हो जाएगा। तो ये विमा निकल के आ रही है किसकी? एप्सिलॉन नॉट की विमा। ओके, एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या निकल के आ रही है? M-1 L-3 T4 A स्क्वायर A2। ठीक है, तो निर्वात की वैद्युतशीलता की विमा और निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक हमने यहाँ पर लिख लिया, इसे नोट डाउन आप कर लीजिए जल्दी से। हमने ये भी बात करी थी माध्यम के सापेक्ष वैद्युतशीलता, हमने माध्यम के सापेक्ष वैद्युतशीलता की भी बात करी थी, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, है ना, और k इज इक्वल टू हमने 1 रख दिया था किसके लिए? निर्वात या वायु के लिए। ये क्या है? चलिए इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए बच्चों।
नोट डाउन कर लिया? आप लिखिए नेक्स्ट, एप्सिलॉन नॉट का मान, आंकिक मान लिख रहे हैं यहां पर। ठीक है, ये होता है एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 की पावर -13, और फिर इसका मात्रक लिखेंगे क्या, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -13 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, और इसके आगे जो यूनिट्स होंगे वो कुछ इस पर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो यूनिट्स आप ध्यान रख रहे हैं, इसकी जो यूनिट होगी वो इधर उल्टी हो जाएगी, किसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में। होप समझ में आ रहा होगा आपको, रिलेट कर पा रहे होंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज आपको जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी और इंटरेस्टिंग लगी होंगी। आज हमने प्रीवियस क्लासेस में जो जो बातें पढ़ी है उनको एक बार हमने क्विकली रिवाइज कर दिया। अगली क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ स्टार्ट करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो भी आपके डाउट्स होते हैं आप बता दिया कीजिए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उसको रिकवर हम कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, समय होता है यहाँ पर समाप्त। अगली क्लास में टॉपिक को ठीक वहीं से करेंगे कंटिन्यू जहां पर हमने छोड़ा है। उम्मीद करता हूँ घर जाकर आप इसे एक बार जरूर देखेंगे और रिवाइज करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।